तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो शुरू कर देता हूँ फिर मैं कैसा। चलो फिर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले ना तुमको क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन आना चाहिए। जैसे सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इन सबसे भी पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। सेट सेट का मतलब क्या होता है? समुच्चय। समुच्चय होता क्या है? मतलब ऐसा होता है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, ऑब्जेक्ट का सुव्यवस्थित एवं सुपरिभाषित समूह ही मेरे पास क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित मतलब ऐसा हुआ कि जो सबके लिए एक है, किसी एक के लिए नहीं, जो सबके लिए एक है। कैसे? मतलब अगर मैंने तुमसे कह दिया ना कि भैया ए बराबर, मैंने कह दिया कि इस दुनिया के सभी नदियों का समुच्चय कह दिया, मैंने सभी क्या कह दिया? नदियों का समुच्चय कह दिया तुमसे, मान लीजिए जितने भी, या पहाड़ों का समुच्चय कह दिया। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि भैया सभी पहाड़ मेरे लिए भी वही होंगे, आपके लिए भी वही होंगे। सभी नदियों का समुच्चय मेरे लिए भी वही होगा, आपके लिए वही होगा। तो इसका मतलब ये सुपरिभाषित समूह, ये है सुपरिभाषित समूह है। जो सुपरिभाषित समूह होता है वो मेरे पास क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। परंतु अगर मैं तुमसे कह दूं ना दुनिया के टॉप 10 क्रिकेटर कह दूं, टॉप 10 क्रिकेटर, वो क्रिकेटर तेरे लिए कुछ हो सकते हैं, तेरे लिए कुछ हो सकते हैं, मेरे लिए कुछ हो सकते हैं, हो सकते नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कोई समुच्चय नहीं हुआ। क्लियर है? एक पहली बात तो ये थी समुच्चय की। अब सुनना भी, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिलेशन फंक्शन में, चैप्टर 1 है जो आज हमारा क्लास 12 का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है मेरे पास। भैया मान लीजिए एक सेट मेरे पास ए है, 1 2 3, और एक सेट मेरे पास बी है 4 5 6। अगर मैं तुमसे कह दूं ना इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट है? मतलब क्या है? कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, अब हम पढ़ेंगे कार्तीय गुणन, ये बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए यार। ये कार्तीय गुणन इसको बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन करते कैसे हैं? तुमको आता ही होगा कि भैया अगर मैं इस ए को इस बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ, तो कैसे आता है मेरे पास एलिमेंट? देखो ध्यान से, पहले इस ए का एलिमेंट, फिर इस एक के साथ इस बी के सबके साथ, फिर एक के साथ क्या 5, फिर एक के साथ क्या 6, फिर ऐसे ही क्या दो के साथ क्या, इसके आगे को ना ऐसे ही दो के साथ क्या 4, फिर ऐसे दो के साथ क्या 5, फिर दो के साथ क्या 6, फिर ऐसे मेरे पास क्या आ जाएगा? तीन के साथ क्या 4, तीन के साथ क्या 5, और तीन के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा 6। इतनी बात आएगी समझ में? अब देखो तुमको यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखो तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन ए एंड बी। तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर मतलब होता है कर्मिक गुणक। क्या होता है? कर्मिक युग्म, सॉरी कर्मिक युग्म, कर्मिक युग्म। तो इसको समझते हैं। देखो द सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो परिभाषा हुई इसको समझते हैं। देखो क्या कहा मैंने, ए और बी में और मतलब सबके सब परिमित युग्मों का समुच्चय। क्या? ए और बी में सबके सब कर्मिक युग्मों का समुच्चय ही मेरे पास क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। आई बात समझ में कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन? अब देखो क्रमिक युग्म का मतलब क्या है? ये पहले तो युग्म का मतलब क्या है? पेयर युग्म, युग्म है तो मतलब दो 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 के जोड़े आएंगे, पेयर है। क्रमिक युग्म का मतलब क्या है? ऑर्डर, क्रमिक क्रम, एक क्रम से कैसा क्रम बन रहा है यहाँ पर को कि ये पहला ए का एलिमेंट है, दूसरा किसका है? पहला ए का एलिमेंट है, दूसरा बी का। पहला ए का एलिमेंट है, दूसरा बी का। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या निकली फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट की? सभी क्रमिक ए और बी में कुछ युग्म बन रहा है। युग्म तो बन ही रहे हैं। अब युग्म कैसे? कर्मिक युग्म होने चाहिए बस। कर्मिक युग्म कैसे है? कर्म एक कर्म से, देखो पहले ए का आया, फिर बी का आया, फिर ए का आया, बी का आया, फिर ए का आया, बी का आया। आई नहीं बात समझ में? तो क्या जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है या कार्तीय गुणन है, मेरे पास क्या कहलाएगा? ए और बी में जितने भी कर्मिक युग्म होते हैं इनका जो समुच्चय कहलाता है, ये मेरे पास क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है। आई नहीं बात समझ में? क्लियर है?
पक्का? थोड़ा सा इसको हम एक फिगर से भी समझ लेते हैं, हाँ। तो लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, परंतु अभी कोई इतना जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो ठीक। चलो लिख दो परमिट युग्म का नॉर्मल तुमको समझ में आ गया होगा, मैंने शायद पिछले साल 11वीं में तो बताया था ये डेफिनेशन तुम लोगों को। चलो अब यहाँ को देखते हैं। अब आता है एक भैया, चलो इसको मैं फिगर से दिखा पाऊंगा। तो ये ए क्रॉस बी होता है कैसे, ये ए क्रॉस बी ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी। यहाँ पर तो आएगा भैया ए का एलिमेंट 1 2 3, और यहाँ पर जो मेरे पास आएगा वो बी के एलिमेंट 4 5 6। अब देखो ये ए सबके साथ, ये 2 सबके साथ, ये ऐसे 3 सबके साथ, ये इस टाइप का मेरे पास एक फिगर आएगी बात समझ में। ये तो था मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि भैया ए और बी में जितने भी मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर का जो पूरा जो सेट होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होगा, ऐसा पेयर, एक पेयर होना चाहिए, पहले ए का आया फिर बी का, ए का बी का, ए का बी का, पूरा पूरी ऑर्डर्ड पेयर आ गई। आइए बात समझ। इसको मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। अब आता है यहाँ पर से बहुत ही गजब की डेफिनेशन आती है, उसको बोलते हैं रिलेशन। क्या बोलते हैं, संबंध, संबंध, रिलेशन, रिलेशन, इसको क्या बोलते हैं, संबंध। बहुत ही अब शुरू हो गए हम, बाद में आगे भी रिलेशन एंड फंक्शन में, क्यों। चलो अब सुनो फिर संबंध क्या होता है मेरे पास, संबंध सुनना फिर, हाँ देखो सेम टू सेम। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो संबंध कहलाता है। क्या कहा मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वो क्या कहलाता है, संबंध कहलाता है। अब सुनो फिर कैसे, अब उसमें भी कुछ चीज कॉमन होती है। जैसे ना मान लीजिए मेरे पास ये ए है, एक देखो मैं संबंध ऐसे परिभाषित करता हूँ, रिलेशन ऐसे परिभाषित ऐसे डिफाइन करता हूँ। मान लिया जाए यहाँ पर मेरे पास ए है, ये ए है, ये सेट ए है, तो इस ए में मेरे पास ए बी सी एलिमेंट है। इस ए में मेरे पास क्या एलिमेंट है, ए बी सी एलिमेंट है। और एक बी है मेरे पास, ये बी में मेरे पास जो एलिमेंट है वो मेरे पास क्या है, ए से तो क्या है, अनुज है, और बी से मेरे पास क्या है भैया, भावना है, और सी से मेरे पास क्या है, सी से कुछ नहीं है मेरे पास, और एक मेरे पास क्या है, रोहित है। ठीक है ना। तो सुनो मेरे पास क्या है यहाँ पर, ए बी में तो क्या है, अनुज है, और यहाँ क्या है, भावना है, और यहाँ मेरे पास क्या है, रोहित है। ठीक है ना। तो आप सुनो फिर ध्यान से, जो मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो तो क्या होगा, ए के साथ अनुज, ए के साथ भावना, ए के साथ रोहित, बी के साथ अनुज, बी के साथ भावना, बी के साथ रोहित, सी के साथ अनुज, सी के साथ भावना, सी के साथ रोहित। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये हुआ है मेरे पास। अब सुनो, तुमको इन दोनों में कुछ खासियत दिख रही है, एक खासियत दिख रही है कि क्या दिख रही ना, ये ए फॉर अनुज, बी फॉर भावना दिख रही, सी फॉर कुछ नहीं है, ये खासियत दिख रही ना। चलो सी फॉर भी लिख लेते हैं, ये सी फॉर भी लिख लेते हैं, सी फॉर कैट लिख लेते हैं, ठीक है, ये हम प्रूव नहीं करेंगे, कैट लिख दिया, ये सी फॉर क्या हो गया, कैट। अरे तो एक देखो जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है वो मेरे पास क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब संबंध कार्तिक गुणन का संबंध कार्तिक गुणन का उप समुच्चय है। सबसे पहली बात तो क्यों, क्योंकि मेरे पास जो पूरा ए क्रॉस बी आया वो तो भैया बहुत विशाल आ गया ना, ए के साथ ये सब, बी के साथ ये सब, सी के साथ ये सब, परंतु जो रिलेशन आया अभी इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन रहा है, एक संबंध बन रहा है। कैसा संबंध बन रहा है, ए से अनुज, बी से भावना, सी से कैट। तो मेरे पास जो संबंध में अवयव आए, वो एलिमेंट जो आए वो मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ए से अनुज आया, बी से भावना आया, बी से भावना आया, सी से मेरे पास क्या आया, कैट आया। क्या यह सबसेट होगा कि नहीं ए क्रॉस बी का, होगा कि नहीं बताओ। हाँ होगा, नहीं आई बात समझ में, ये ए क्रॉस बी का सबसेट इसलिए होगा ना, एक बार चलो अच्छे से समझते हैं चीजों को। सुनो ए क्रॉस बी मेरे पास क्या होगा, देखो संबंध का तो मतलब हो गया, रिलेशन का तो मतलब ऐसा हो गया ना, जब ए और बी के एक सेट ए एक सेट बी के कुछ अवयव किसी ना किसी चीज से संबंधित होंगे, किसी ना किसी चीज से संबंधित है। अभी संबंधित है, नाम से संबंधित है, यहाँ नाम का पहला अक्षर है तो यहाँ पूरा नाम है। आइए बात समझ में, क्यों। अब देखो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी लिखता हूं मैं, पूरा का पूरा क्या लिख रहा हूं, ये मैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी अगर मैंने लिखा तो ए के साथ तो क्या आएगा,
ए के साथ तो क्या आया फिर, भावना आया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हाँ, ए के साथ क्या आया फिर मेरे पास, कैट आया। और ए के साथ क्या आया, रोहित आया, आया नहीं। और यहाँ पर किसी से बी के साथ ये सब कुछ आया, आया कि नहीं आया भैया। सी के साथ ये सब कुछ आया, आया कि नहीं आया। डी के नहीं, कुछ नहीं, ये इतना आया। और देखो, और मेरे पास जो रिलेशन में आया, जो संबंध में आया, वो सिर्फ और सिर्फ क्या आया, ए अनुज आया, बी भावना आया, और सी कैट आया, आया कि नहीं। तो क्या ये है, इसका सबसेट है या नहीं है, है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो संबंध है वो है दो समुच्चयों में किसी ना किसी चीज से संबंधित होंगे। एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से किसी ना किसी चीज से संबंधित होगा, और वह पूरे के पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब पूरे के पूरे कार्तीय गुणन का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। आएगी ना समझ, क्लियर है। अब सुनो, फिर यहीं पर से एक दो और डेफिनेशन निकलती है, ये बिल्कुल याद रखनी है। ये डेफिनेशन है, भूलनी नहीं है, ये बिल्कुल याद रखनी है। 10-10, 20-20 बार पढ़ना तभी, क्योंकि अभी कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, हर चीज इसी से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो ए बी सी, जो इस ए में है, जो इस ए में जो ए बी सी आए हैं ना, ये ए बी सी, इनको तो हम क्या बोलते हैं भैया, अभी बताएंगे। ऐसे फिर मेरे पास जो ये बी में जो आए हैं ना, ये पूरे, एक तो आया बी में, क्या आया है, अनुज आया है। और एक मेरे पास क्या आया है, भावना है। और एक मेरे पास क्या है, कैट है। और एक मेरे पास पूरा का पूरा बी आया है। एक मेरे पास क्या, पूरा का पूरा क्या है मेरे पास, बी है। तो मेरे पास तीन चीजें होंगी। सुनो, इस ए में देखो, इस ए में ए बी सी जो होते हैं, इनको तो हम बोलते हैं क्या, प्रांत। मतलब क्या, डोमेन। सुनना, हाँ। और देखो, बी में जिस जिस पर इमेज गई होगी, जैसे ए इसमें गई है, इसमें गई है, इसमें गई है ना। और इस ए का, ये ए का जो ये अनुज है, ये इमेज कहलाता है। ए की इमेज क्या है, अनुज है। बी की इमेज क्या है, भावना है, प्रतिबिंब। सी की इमेज क्या है, सी की प्रतिबिंब कैट है। इमेज तो ज्यादा सरल है, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहने से तो ना। अब सुनो, जो ये एबीसी है, ये तो क्या कहलाती है मेरे पास, प्रांत है। और जिस जिस पर इमेज गई होती है, अनुज, भावना, कैट, ये मेरे पास क्या कहलाती है भैया, परिसर। इसको क्या बोलते हैं, रेंज। आई बात समझ में, ठीक। और ये पूरा का पूरा जो बी होता है, ये मेरे पास क्या कहलाता है, को डोमेन। उसको बोलते हैं सह प्रांत। क्लियर हो गया नहीं, आज से याद रहेगा। प्रांत क्या होता है मेरे पास, जो पहला समुच्चय होता है, प्रांत। आई नहीं बात समझ में, जो पहले पहले नंबर के होते हैं, वो प्रांत है। और परिसर क्या होता है, जिस जिस में इमेज गई होती है, जिस जिस पर प्रतिबिंब गया होता है। और मेरे पास परिसर, सह प्रांत क्या कहलाता है, पूरा का पूरा। आई नहीं बात समझ में। ये तो थी तुम्हारी कितने की चीजें, 11 की चीजें थी। अब मैं तुम्हारे किस में आ रहा हूँ भैया, 12 की चीजों में आ रहा हूँ। 12 की चीजों को अपना समझा रहा हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूँ तुमको भैया टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो लिखना भी यहाँ पर से, फंक्शन के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से। ये तो टाइप ऑफ फंक्शन, नहीं सॉरी, टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। सॉरी, अभी तो फंक्शन पढ़ा ही नहीं हमने। टाइप ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार, ठीक है ना। देखो, दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक तो संबंध होता है रिक्त संबंध, क्या होता है, रिक्त संबंध। और एक मेरे पास क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध। क्या होता है मेरे पास, सार्वत्रिक सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध। देखो, इस रिक्त संबंध को तो बोलते हैं इम्पटी रिलेशन, और इसको बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। चलो फिर, अब ये रिक्त संबंध क्या होता है। सो मान लीजिए मेरे पास ना एक ए है, ये ए मेरे पास क्या है, एक है, दो है, तीन है। और ये जो बी है वो मेरे पास क्या है,
ऐसा करता हूँ मैं, 3 4 5 करता हूँ। तो देखो एक संबंध है परिभाषित कर रहा हूँ, देखना ना, ध्यान से देखना, एक संबंध परिभाषित कर रहा हूँ, एक रिलेशन डिफाइंड कर रहा हूँ कि भैया ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कहाँ का होगा, इस ए का होगा, ये बी कहाँ का होगा, यहाँ का होगा। तो सच दैट लिख रहा हूँ, सच दैट का मतलब क्या है, ए कॉमा बी इस प्रकार से है, किस प्रकार से है, ध्यान से देखना कि जो ये ए माइनस बी अगर मैं कर दूं तो ये 10 आ जाए, अगर मैं a माइनस बी कर दूं तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। इस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कैसे आएंगे, a और b, ऐसे ऐसे a और b आएंगे, अगर मैं a से b का माइनस कर रहूंगा तो 10 आना चाहिए। तो देखो 1 में से 3 घटाओ तो कितना आता है, -2, इसमें से ये घटाओ तो कितना आता है, इसमें से ये घटाओ तो कितना आता है, -2। तो इसका मतलब क्या, मेरे को अभी ऐसा कोई रिलेशन मिला ही नहीं, ऐसा कहां मिला, कहीं नहीं। तो इस प्रकार के रिलेशन को जहां पर को एक भी अवयव नहीं आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त संबंध। आईनी बात समझ। और सार्वत्रिक संबंध उसे बोलते हैं ना जहां पर को, देखो सार्वत्रिक संबंध है किसको बोलते हैं, तो सुनो, इम्पटी रिलेशन तो हो गया मेरे पास क्या, 5, और सार्वत्रिक रिलेशन, अब सार्वत्रिक रिलेशन अगर मान लिया जाए रिलेशन ही आर बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो अभी ये सबको 2 आ रहा है ना खड़ा करके, तो ऐसा करता हूं a माइनस बी बराबर लिखता हूं -2, तो देखो इसमें से इसको घटाओ तो -2 आ रहा है। तो क्या मेरे पास रिलेशन में अभी 1,3 आया कि नहीं आया, हाँ -2 आया। क्या 2,4 आया कि नहीं आया, क्या मेरे पास 3,5 आया कि नहीं आया, आया। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, अभी ये जो रिलेशन आया ये मेरे पास क्या है, ये तो सार्वत्रिक संबंध था। और तो सार्वत्रिक संबंध के लिए मेरे पास क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या हो गया, a क्रॉस b ही मेरे पास क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इतनी बात आई नहीं समझ, ठीक है ना। लिखना चाहते हो तो लिख लो, किसी भी कोई लिखने वाली जरूरत नहीं है जी। तो अब आएगा लिखने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू हो गया बताओ, अब सुनो। अब मैं लिखा रहा हूं तुमको, लिखते भी रहना भैया, एक बहुत ही गजब की चीज आती है, और ये तो तुम्हारा हर साल ग्राम में गोल्ड में तो ये क्वेश्चन आता ही है इससे, जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और सब जगह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएससी करोगे तब भी इंपॉर्टेंट है। लिखना तुल्यता संबंध, क्या लिखेंगे हम, तुल्यता संबंध, इसको बोलते हैं भैया इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें भी 3 चीजें आनी है। एक तो आता है मेरे पास रिफ्लेक्सिव, इसको तो बोलते हैं स्वतुल्य, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। और दूसरा मेरे पास क्या आता है, सिमेट्रिक, और तीसरा मेरे पास क्या आता है, ट्रांजिटिव, संक्रांत, ट्रांजिटिव। और इंग्लिश में भी याद होना चाहिए, हाँ भैया, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, कोई ये बोलना है, तुम्हारी इंग्लिश भी अच्छी होगी, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक सममित ट्रांजिटिव संक्रामक। सुनना, पहले ये लिखना, पहले ये स्वतुल्य स्वतुल्य लिखना, फिर बात करेंगे। पहले अभी लिखो मत, छोड़ो, यहाँ देखो, पहले देख लो फिर लिखेंगे बात। सुनना भैया, बहुत ही गजब की चीज आ रही है, देखो मेरे पास एक कोई सेट ए दिया होगा, और उस ए में कोई मेरे को एक रिलेशन परिभाषित किया गया होगा, ठीक है ना। ए में भी रिलेशन परिभाषित हो सकता है, कैसे कि भैया ए मेरे पास ना 1 2 3 है, 4 है, ऐसे मेरे पास फिर ए मेरे पास कितना है, 1 2 3 4 है। तो रिलेशन ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया ये a कॉमा b सच दैट a माइनस b बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 0, या फिर a माइनस b बराबर 0 ही ले लो। तो यहाँ से कितना रिलेशन क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 1 2 2 3 3 4 4, ये भी आ सकता है, ठीक है ना, इस टाइप की बात। चलो अभी मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, अरे यार एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इससे याद आ गया, जो सार्वत्रिक समुच्चय में थोड़ा सा एक चीज मैंने गलत बता दिया था, मैंने पूरे ए क्रॉस बी नहीं बताया, ध्यान नहीं दिया तुमने, हाँ
नहीं समझ जाना कि जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है वो a क्रॉस b बराबर पूरा का पूरा r होता है, ठीक है ना। बताया तो मैंने था, परंतु एग्जांपल में गलत, थोड़ा सा गलत है, क्योंकि रिलेशन बता दिया, रिलेशन तो बताया नहीं एग्जांपल तो मैंने वैसे ही गलत दे दिया था ना, कि जैसे a मैंने लिखा क्या था, बताओ एक बार, a क्या लिखा था, 1 2 3, और b क्या लिखा था, 3 4 5। पर देखो जो r बराबर तो होता है वो a क्रॉस b होता है, परंतु अभी r में तो जो मैंने एग्जांपल दिया था वो तो सिर्फ 1 3 2 4 3 5 ही आया था, इसमें 1 4 1 5 2 4 ये थोड़ी ना आए थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा आना चाहिए, ठीक है ना, यही बात समझ में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो फिर अब सुनो, देखो ऐसा है ना, पहला चैप्टर तुमको कोई डरा भी देगा कि ये कठिन है, ये ऐसा है, ये वैसा, कुछ भी नहीं है यार, जिसको हल्का सा समझ में आ गया ना उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। अब सुनो, जैसे अब मेरे पास कोई एक ए सेट होगा, इसमें कोई समुच्चय r मेरे को क्या दिया होगा, परिभाषित किया गया होगा, कोई समुच्चय ए होगा, उसमें कोई मेरे को एक रिलेशन या संबंध परिभाषित किया होगा, ठीक है ना। अब सुनो फिर, स्वतुल्य कब होगा, ध्यान से देखो, स्वतुल्य कब होगा, जब ना मैंने क्या कहा, फॉर एवरी, प्रत्येक ए के लिए, प्रत्येक ए के लिए किस प्रकार की कंडीशन होनी चाहिए, ध्यान से देखना कि a बिलोंग किसमें करना चाहिए, r में करना है, अभी बताएंगे होता क्या है एक एग्जांपल से, ठीक है ना। अब देखो सभी, मान लीजिए इसमें क्या हुआ, सिमेट्रिक का मतलब क्या, सममित का मतलब हो गया कि जैसे हम अपने को शीशे में देखते हैं ना, जैसे हमें वैसे शीशे में भी दिखते हैं, आएगी बात समझ में, मतलब हमारा ही जैसा पार्ट है। तो देखो सममित का मतलब हो गया कि अगर a b मेरे पास किसमें है, a बिलोंग्स टू, तो a में था, a b बिलोंग्स टू, अगर मेरे पास a में है तो मेरे पास इस टाइप की कंडीशन होनी चाहिए, तो a b, जितने भी a b r, देखो अगर a b r में आया ना, अगर कोई a b r में आया तो वही b a भी मेरे पास r में होना चाहिए, अगर a b r में है तो b a भी r में होना चाहिए, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, संबंध। अब आता है संक्रामक का, देखो संक्रामक ही है यार, ट्रांसिटिव संक्रामक है, तो संक्रामक का मतलब है फैलने वाला, तो फैलने वाले की बात ऐसी होगी, अगर a b मेरे पास r में होगा और b c अगर मेरे पास r में है, तो यहाँ पर से क्या होगा, संक्रामक है, फैल रहा है, तो देखो a को b, a ने b को लगाया, आजकल तो वैसे पेंडेमिक चल रहा है, आजकल तो संक्रामक रोग चल रहा है, a ने b को संक्रमित कर दिया, b को c ने संक्रमित कर दिया, तो a किसको संक्रमित कर देगा, c को संक्रमित कर देगा, तो ये मेरे पास क्या होगा, संक्रामक होगा। इतनी बात आई समझ। अब सोचो मैं इसको अच्छे से देखिए, जैसे ना मान लीजिए मेरे पास a बराबर है, मेरे पास 1 2 3 है, और एक रिलेशन है मेरे पास, रिलेशन में मेरे पास क्या है, एक तो 1 1 है, 1 1 2 है, 1 1 2 2 है, और एक मेरे पास क्या है, 3 3 है, और एक मेरे पास 1 2 है, तो 2 1 भी है, ठीक है ना। चलो अब इसमें आ रहे, ध्यान से देखिए, अब देखो ये तुल्यता संबंध है या नहीं, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले स्वतुल्य से, स्वतुल्य के लिए प्रत्येक ए के लिए, प्रत्येक ए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, प्रत्येक ए मेरे पास क्या है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, तो इन प्रत्येक ए के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए भैया, ए होना चाहिए, मतलब इस एक के लिए 1 1 है, इस 2 के लिए 2 2 है, इस 3 के लिए 3 3 है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, स्वतुल्य है। आई बात समझ में, ऐसा नहीं अगर मान लीजिए ना 3 3 नहीं होगा तो स्वतुल्य नहीं होगा, प्रत्येक के लिए होना चाहिए, आई 4 होगा तो 4 होना चाहिए, 5 होगा तो 5 होना चाहिए, आई बात समझ में, ये तो मेरे पास क्या होगा, 3 क्लियर। अब देखो सममित है, सममित के लिए क्या करूंगा, अब देखो 1 1 है, ध्यान से देखना 1 1 है ना, तो सुनो सेट की परिभाषा क्या होती है, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है, ये भी तो एक समुच्चय है ना, ध्यान से सुनना, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी वस्तुओं के सुपरिभाषित एवं सुव्यवस्थित, सुपरिभाषित का तो मतलब हो गया जो सबके लिए जैसा हो, सुव्यवस्थित का मतलब ऐसा हो गया कि भैया अगर मेरे पास एक है ना, 1 1 1 2 है ना, ये सुव्यवस्थित नहीं हुआ, सुव्यवस्थित क्या हुआ मेरे पास 1 2 बस हो गया। जैसे अगर मैं स्कूल की भी लिखता था ना, SCHOOL, स्कूल के लिए लिखता था, मैं क्या लिखता था, SCHOL लिखता था, 2 बार एल आएगा ही नहीं, बात खत्म नहीं। अब सुनो अगर 1 1 है, इसको भी तो 1 इसी 1 1 को तो 1 1 भी तो लिख सकते हैं,
मतलब ये देखिए ये 1,1 है तो इस वाले एक को इधर लिख दिया, इस वाले एक को इधर लिख दिया, समझो थोड़ा समझने के लिए। तो इसका मतलब क्या है मेरे पास सममित भी है अभी के लिए। 2,2 है तो ये 2,2 खुद ही भी तो 2,2 होगा। तो देखो अगर a, b है तो b, a होना चाहिए था, तो 2,2 है तो 2,2 इसमें है ही दोबारा से, क्योंकि जो समुच्चय की परिभाषा होती है इसमें 2,2 भी तो लिख सकता हूँ यार इसकी परिभाषा में। 3,3 के लिए भी ये क्या होगा मेरे पास सममित हुआ। अब ऐसे इसमें आ जाओ, अब देखो a, b है तो 1,2 होना चाहिए, और देखो 2,1 है ये मेरे पास। इसको समझ में आ रहा है? एक बार इसको समझ जाओ, एक क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूं ना इसको समझ जाओ, फिर पूरी समझ जाओ, पूरी एक्सरसाइज समझ जाओ, समझना एक बार। देखो मैंने क्या कहा, हाँ एक मिनट, हाँ एक मिनट, देखो 1, 2 है, 1, 2 आया तो 2,1 आ तो गया, ये सममित है। अब सुनो अभी हाँ एक मिनट मान जाओ, अब सुनो संक्रामक में जाता हूं। अब देखो ध्यान से देखो, मैं अभी पूरा निचोड़ बताऊंगा ना तुमको, मैं बताना क्या चाह रहा हूं संक्रामक का मतलब क्या है। देखो इसको समझो पहले, 1,2 है फिर 2 से शुरू होने वाला 2,1 है, तो मेरे पास फिर 1,1 होना चाहिए, ये 1,1 भी आ गया। अब बता क्या करना। मैं कह रहा हूं ना, हाँ तो इसमें 1,2 और 2,1 नहीं ये मैंने अपने मन से लिखा, ये अपने मन से लिखा है, हाँ ये अपने मन से लिखा है। इसमें बता रहा हूं कि भैया मैं ये तुल्यता संबंध है या नहीं है। और कुछ सुनो अब ध्यान से देखना मेरी बात को, क्योंकि ये बहुत बार आएगा, जो मैंने बिठा दिया। अब क्या यह तुल्यता संबंध है? सतुल्य है, और ये दोनों नहीं है। सुनो ये दोनों है, सम्मित है संक्रामक। अब सुनोगे ये सम्मित भी है संक्रामक भी है, क्यों है ये मैं तुमको अभी समझा रहा था, ध्यान से सुनना। स्वतुल्य तो है, संक्राम सम्मित के लिए क्या होता है, अगर 1,1 है, ध्यान सुनना 1,1 है तो सुनो क्या मैं इसको देखो ये 1,1 है, इसको मैं 1,1 तो लिख सकता हूं इसी में। 2,2 है, अब सेट है तो सेट में मैं एक को कितनी बार भी लिख सकता हूं, जैसे स्कूल वाला समुच्चय था 2 ओ की जगह ए को लिखते थे, ऐसे ही फिर 3,3 भी लिख सकता हूं कि। तो अब ध्यान सुनो ये 1,1 है, इसी का 1,1 है, इसको 1,b ऐसे समझिए, ये 1,b है ना, समझो हाँ 1,b है, तो ये एक जो है ये अभी b में है, ये एक मेरे पास a में है, तो ये वाला एक अभी b में आ गया, ये वाला एक a में आ गया, तो क्या ये मेरे पास सम्मित है। ऐसे 2,2 के लिए भी 2,2 है, 3,3 के लिए भी 3,3 है। आई बात समझ में, सम्मित हो गया। अब मैं जाता हूं संक्रामक में। संक्रामक में जाने के लिए देखिए a, b है, b, a है, या फिर मेरे पास देखो अब a, a होना चाहिए, a भी क्या आया 1,1, क्या 1,1 दोबारा से है, संक्रामक भी है। देखो 2,2 है, ये a b, ये b a, फिर ये a मतलब क्या 2,2 और 2,2 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास क्या है संक्रामक भी है। आएगी बात समझ, क्लियर है। एक बार और तुल्यता संबंध में मेरे पास क्या आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, स्वतुल्य होगा अगर ए में जितने भी अवयव हैं उन सब का ऑर्डर्ड पेयर, जैसे a, b, c, c, d, वो पूरा का पूरा होना चाहिए, स्वतुल्य कहलाएगा। सम्मित का मतलब क्या होगा, a, b है तो b, a भी होना चाहिए। और मेरे पास संक्रामक करके आ जाएगा, अगर a, b है, b, c है तो a, c भी होना चाहिए। आइए बात समझ में। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ना, लिखो फिर तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो लिखना स्वतुल्य, क्या लिखना स्वतुल्य, ये लिखना, पहले ये लिखना जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा वैसा लिखना, ठीक है। समुच्चय ए, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, संबंध आर पर परिभाषित संबंध आर। नंबर 1 स्वतुल्य, और मतलब क्या होगा, अब इंग्लिश में भी लिखना, इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव।
ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए लिखना यदि देखो ये देखो मैंने ऐसा लिख दिया ये इसका मतलब होता है सब प्रत्येक प्रत्येक हाँ फॉर एवरी हर एक के लिए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए है। देखो सभी ए बिलोंग्स टू ए जितने भी अवयव इस ए में इसका मतलब क्या होगा एवरी जितने ए के जितने भी अवयव हैं ए के जितने भी अवयव हैं के लिए क्या होगा फिर मेरे पास भैया ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा पहली बात समय कितना हो गया दूसरा आई की बात समझ लो कमल मानस दूसरी दूसरी चीज है मेरे पास सम्मित इस सम्मित स्वतुल्य के लिए इस समुच्चय ए दिया होगा। देखो कोई भी जो संबंध परिभाषित होता है ना जैसे मैं ए से बी पर लिख रहा हूं ना ए से बी पर लिखने के लिए तो मैं समझा रहा था उस समय अभी क्या होता है समुच्चय जितने भी होते हैं एक ही सेट पर परिभाषित होते हैं सब समुच्चय एक ही सेट पर परिभाषित होते हैं। ये ए से बी तो मैं खाली ऐसे समझाने के लिए लिख देती हूं और कुछ सम्मित का मतलब होता है सिमेट्रिक का मतलब होता है A1 A2 belongs to A के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे यार अभी घबराने की नहीं है ना अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन में पूरी प्रश्नावली हुई एक में नहीं आएगा दूसरे में नहीं आएगा तीसरे में नहीं आएगा चौथे में नहीं आएगा कभी ना कभी तो आएगा यार। तीसरा ये है मेरे पास। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं ठीक है एक ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं जो बिल्कुल तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। लिख दिया चलो फिर एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। चलो फिर प्रश्नावली बनाते हैं सीधे सीधे प्रश्नावली बनाए कुछ उदाहरण बनाए प्रश्नावली स्टार्ट कर दें। लिखना फिर प्रश्नावली कल करेंगे यार प्रश्नावली मैं बता दूंगा कल फटाफट से बता दूंगा कौन सा मैं दिखाऊंगा तुरंत फटाफट करवा दूंगा। चलो एक उदाहरण नंबर 3 है ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है देखो उदाहरण 3 मेरे पास क्या कह रहा है किताब भी लाने की हुई ठीक है
देखो मान लीजिए कि L किसी समस्त समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। अब कोई समतल में जैसे ये समतल है, ये भी एक समतल है, इसमें जितनी भी रेखाएं हैं, ये रेखा ये रेखा ये रेखा, समस्त मतलब सभी सभी रेखाएं सभी रेखाएं ऐसी 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 जितनी भी रेखाएं हैं उन सब का सब क्या है, मेरे पास एक क्या है, L सेट है। आई बात समझ, क्लियर है? सबसे पहली बात मेरे से कह रहा है एक समतल में जितनी भी सब रेखाएं हैं उनका मेरे पास क्या है, समुच्चय है। तथा तथा R बराबर मेरे पास क्या है, तथा R मेरे पास क्या है, L1, L2 such that L1 L2 पर लंब है। और इसको हम बोलते हैं भैया परपेंडिकुलर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इसको दर्शाते हैं ऐसे, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। समुच्चय L से परिभाषित एक संबंध है। और जो ये समुच्चय, जो ये चीज है, ये मतलब ये इसको L से परिभाषित किया गया है, ठीक है। सिद्ध कीजिए, नहीं सॉरी, समुच्चय L से परिभाषित है, अभी बताऊं मैं समुच्चय है, सॉरी, L से परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु न तो समतुल्य न संक्रामक। चलो मेरे पास ऐसा किया ना भैया, एक समतल में सभी रेखाओं का समुच्चय दिया गया है और उसमें से एक रिलेशन लिया है, एक संबंध लिया है कि भैया L1 और L2 का कैसा संबंध है कि L1 और L2 क्या है, एक दूसरे पर लंब है। तो ध्यान से सुनोगे ना, तो मेरे को सबसे पहले तो मेरे पास क्या आता है, स्वतुल्य आता है, स्वतुल्य आता नहीं, स्वतुल्य। अब ध्यान से सुनना, स्वतुल्य आया तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। अब ध्यान से सुनो, रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ, देखो L1 L2 पर लंब है, ध्यान सुनना, L1 L2 पर लंब है। मान लीजिए मेरे पास ये देखिए, ये L1 है, ये L2 है, L1 L2 पर लंब है। तो मेरे को बताना है कि देखो स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, ये सब बताने हैं मेरे को। सुनो, स्वतुल्य के लिए क्या होता है भैया, जैसे मान लीजिए मेरे पास L क्या दिया गया है कि समतल पर सभी रेखाओं का समुच्चय। इसमें L1 रेखा हुई, L2 रेखा हुई, L3 रेखा हुई, चलते चलते बहुत सारी रेखाएं हुई, ठीक है ना। मतलब क्या, L तो मेरे पास क्या दिया गया है, समतल पर समस्त रेखाओं का समुच्चय। उसमें से कुछ रेखाओं का समुच्चय मैंने, कुछ रेखाएं मैंने ऐसे ले ली है कि L1 और L2 लंब है, ठीक है ना। अब देखो मैंने लिखा स्वतुल्य के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए भैया, इसमें L1 है तो L1, L1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, स्वतुल्य तभी कहलाएगा। अगर मान लिया जाए, देखो ये कोई L1 है, कोई एक रेखा है L1, वह अपने ही ऊपर लंब हो सकती है क्या, L1 और L2 का मतलब क्या है, ये अगर L1 ये है तो L2 ये है, एक दूसरे के ऊपर लंब है। क्या L1 अपने ही, क्या ये रेखा अपने ही ऊपर लंब हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या, स्वतुल्य नहीं है, नहीं आई बात समझ में। अब बताओ भी मेरे पास सममित आया, मतलब क्या हो गया भैया, सिमेट्री हुआ कि नहीं। अब देखो L1 और L2 में क्या संबंध है कि जो ये L1 है, ये जो L1 है L2 के क्या है, लंबवत है। तो बताओ कि L2 L1 के लंबवत हुआ, हुआ हुआ, चाहे कैसे ही जाए, आप मान लीजिए ये L3 L4 के लंबवत है तो L4 L3 के लंबवत है, आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, समझे कितनी है, कोई दिक्कत। अब सुनना भी भैया, अगर अब संक्रामक में आ रहा लास्ट में, अगर L1 L2 के लंबवत है, L1 L2 के लंबवत है तो L2 L3 के लंबवत है, L2 ये मैंने L3 ले लिया, ये L2 ये L3 के लंबवत ले लिया, तो क्या L1 L3 के लंबवत है, नहीं मैंने ले लिया ना, क्यों नहीं ले लिया यार, मेरे को क्या बोल रहा है, देखो L1 और L2 उसने लिखा, हाँ ये तो अच्छा बात कर रहा है, देखिए L1 और L2 तो मेरे को ऐसा संबंध दिया गया है कि ये इसके लंबवत है, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, चाहे ये A1 हो यहाँ A2 हो, जो अभी मतलब है कि A1 A2 के लंबवत है, वो तो खाली एक परिभाषित मतलब एक दर्शाने के लिए लिखा है वो, और कुछ ये घबराना नहीं लिखा है, तो इसका मतलब लिखा होगी ना, उसकी जरूर लिखिए लंबवत। हाँ अभी शुरू करते हैं फिर, आप देखो ध्यान से, देखो मैं ऐसा ले लेता हूँ कि देखिए मानस L1 A1 A2 ले लेता हूँ, तो A1 तो ये है, ये A1 है, मतलब ये जो भी रिलेशन में आएंगे ना, ये इसके लंबवत है, बस हो गया, वो इसका ये परिभाषित कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये L1 और L2 ही रेखाएं हैं, मेरे पास L3 भी हो सकती है, L4 भी हो सकती है, कैसी भी रेखाएं हो सकती हैं।
हाँ L बराबर तो मेरे पास बहुत सारे रेखा हैं, इसमें L1 L2 आया, L2 L3 आएगा। कब आएगा L2 L3? जब मेरे पास दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पर लंबवत होंगे। L4 L5 आएगा, कब आएगा L4 L5? जब मेरे पास L4 L5 में लंबवत होगा। आई बात समझ में? तो देखो अभी मैंने ले लिया जैसे जैसे L1 से करते हैं, जैसे देखो संक्रामक के लिए क्या होता है L1 L2, L1 में L2 तो मेरे पास क्या है, तो मुझे क्या दिया होगा दोबारा से L2 L3 L2। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना L2 L3 के ऊपर भी तो लंबवत हो सकता है कहीं पर, को जरूरी थोड़ी ना है कि यार L1 L2 ही आएगा या फिर L1 L1 ही आएगा, कुछ और ये भी तो आ सकता है कि L2 L3 किसी और रेखा के ऊपर भी लंबवत हो सकता है। तो अब मुझे क्या बताना है कि भैया L1 L3 के लंबवत है, ये आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखना लंबवत आ तो रहा है, ये L1 L3 के ऊपर लंबवत है, ये L1 L3 के लंबवत है। लेकिन L2 तो L3 के लंबवत आएगा। अरे सॉरी मैंने क्या उल्टा उल्टा कर दिया यार। हाँ सॉरी ये L1 है, ये L2 है, L2 L3 के लंबवत है, तो L1 L3 के कहाँ आ रहा है, ये तो पैरेलल हो जा रहा है। हाँ सॉरी वही तो करने से। अच्छा ये कह रहा था मैं क्या उल्टा लिख दे रहा था, गलती से उल्टा लिख दे रहा था। आनी बात समझ में? एक बार और समझते हैं, एक बार ध्यान से देखो। L जैसे मेरे पास ऐसा है, कहीं पर ऐसा भी तो हो सकता है L5 L4 L5 के लंबवत है, ये तो L4 हो गया, ये मेरे पास L5 हो गया, और मेरे को क्या L5 L6 के लंबवत है, तो ये तो L5 हो गया, L6 ये हो गया, ये लंबवत हो गए एक दूसरे के। तो इसका मतलब अभी देखो मेरे को L4 और L5 L4 और L6 लंबवत होनी चाहिए थी नहीं, परंतु क्या हो गया L4 L6 के क्या हो गया भैया, समांतर हो गया, लंबवत तो हो नहीं गया, समांतर हो गया, तो इसका मतलब संक्रामक भी नहीं है। आई बात समझ में? अब इसी में मैं एक चीज ले लेता हूं, ध्यान से देखो, अब मैं तुमको समझाने के लिए, अब सुनो एक उदाहरण और लेता हूं, सुनना ध्यान से, सुनना ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास एक संबंध R है, इस R में मेरे पास L1 और L2 है, सच दैट L1 पैरेलल टू L2, मतलब L1 L2 के क्या है, समांतर है। आई बात समझ में? इसको सॉल्व करें। अब सुनो मेरे पास सबसे पहले क्या आएगा, सतुल्य आएगा। सतुल्य का मतलब क्या, मान लीजिए मेरे पास L1 है, तो इस R में मेरे पास क्या होना चाहिए, L1, L1 होना चाहिए। L2 है तो क्या L2, L2 होना चाहिए। तो देखो L1, L1 है नहीं, अगर L3 है तो इसका मतलब L3 तो L में है ही, तो L3, कितना होना चाहिए, L3 भी होना चाहिए। क्या मेरे पास L1, L1 है, तो देखता हूं मैं होता है कि नहीं। तो देखो L1 मेरे पास ये है, यही मेरे पास L1 है। अब देखो तुमको समांतर रेखा की तुमने परिभाषा पढ़ी होगी, अपनी रेखा, कोई एक रेखा है ना, जैसे L1 है, ये अपनी ही समांतर होती है, ये हमने पढ़ रखा है। कोई एक रेखा अपने ही समांतर होती है, ये ध्यान रखना होगा। कोई एक रेखा अपने ही समांतर होती है, वो उसी रेखा को उसके समांतर हम लेते हैं, मतलब ठीक है ना। तो बताओ L1, L1 लिख सकता हूं नहीं मैं, मतलब क्या हो गया फिर मेरे पास L1 अपने ही समांतर होगी। ऐसे L2, L2 लिख सकता हूं अपनी, L3, चाहे कितनी भी हो, सबके सब हो गए। अब आ जाओ फिर उसके बाद सुनो, मेरे पास क्या आएगा L1, L2 आया, तो इसका मतलब L1 L2 पे क्या है भैया, समांतर है, और तो इसका मतलब L2 L1 के समांतर है, सममिति हो गई। अब मैं संक्रामक में आ जाता हूं भैया, L1 L2 है, ऐसे ही मेरे पास क्या होगा L2 L3 है, L1 L2 L2 L3, तो क्या L1 L3 आया नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संक्रामक भी है। क्लियर है नहीं बात? बस यही है, कल इसके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। कल 1.1 पूरी बना देंगे फटाफट से, कैसा? ठीक है फिर तो